अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आज सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस में समाअत शुरू होने से कबल अहम पेशरत सामने आई और वफाकी हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। वफाकी हुकूमत ने इस फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए बनाए गए इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है। 3 रुकनी कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान शामिल हैं। इंक्वायरी कमीशन क़याम के 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इंक्वायरी कमीशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की गैर कानूनी माली इमदाद करने वालों की तहकीकात करेगा। कमीशन फैजाबाद धरने के हक में बयान और फतवा देने वालों के खिलाफ एक्शन तजवीज़ करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब तो नहीं हुआ। इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन तजवीज़ करेगा। इसके अलावा इंक्वायरी कमीशन पैमरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ तहकीकात करेगा। कमीशन मीडिया और सोशल मीडिया पर नफरत और तशद्दुद फैलाने की जांच और इससे बचाव की तजावीज़ भी देगा। सरकारी एलामिया के मुताबिक कमीशन तयन करेगा कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों, सरकारी मुलाजिम या फिर अशखास फैजाबाद धरने में मुलव्वस हैं। कमीशन पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों को धरनों, रैलियों, एहतजाज से निमटने की तजावीज़ भी देगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया, जिसमें कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन पेश किया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि TORs में शामिल किया जाएगा कि नजरसानी दरखास्तें दायर करना हादसा था या किसी की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि TORs 1 हफ्ते में शामिल कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब अदालत इस केस को 2 माह बाद सुनेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को इस्तिस्ना नहीं, कमीशन सबको बुला सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पाकिस्तान के मखसूस हालात, सियासी हक़ाइक़, ज़मीनी सदाकतों और तारीख़ी नज़ायर को सामने रखते हुए ये कमीशन किसी मंतकी नतीजे तक पहुँच पाएगा। इसी मामले पर डिस्कशन करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सबसे। हुकूमती कमीशन या तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है या फिर नई तारीख लिखेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, क्या इंक्वायरी कमीशन नई तारीख लिखेगा? शहजाद साहिब, क्या कुछ मुख्तलिफ हो सकता है? क्या नतीजा खेज ये कमीशन हो सकता है? क्या हमें ऐसे मामलात को हैंडल करने के लिए नई तजावीज़ मिल सकेंगी? अच्छा, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो आपने सुनाई है, मैंने तो आज अभी खबर सुनी आपसे और आपकी जो आपने इब्तदाइया दिया उसके अंदर से, तो इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में तो मुझे कोई जान नजर नहीं आती है। अच्छा, यानी ये क्या आप पुलिस को रीट्रेन करेंगे, आप ये डिटरमिन करेंगे कि कौन से वो अवामिल थे जो कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या जो एक पार्टी को, ग्रोह को वहाँ से यहाँ लेके आए, इसकी फंडिंग कौन करता है? इसकी फंडिंग का जवाब इलेक्शन कमीशन से लेना चाहिए था, जहाँ पर कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। तो मुझे लगता है कि जैसे कि जिस तरह कमीशंस का अंजाम हुआ करता है, बदकिस्मती से हम उसी तरफ जा रहे हैं। यानी ठोस कोई चीज़ इसमें, मिसाल के तौर पे रियासत इतनी कमज़ोर क्यों है कि इन ऐसे ग्रोहों को, ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुपों को जो कि पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी के अंदर एक हैजान और हलचल पैदा करते हैं, उनको मैनेज नहीं कर सकती। जो वज़ीरे दाखिला और वज़ीरे आज़म थे उस वक्त के, और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस, अदारों के जो सरबराह थे, उनके दरमियान में क्या रवाबित हुए, किस तरीके से मामलात को निकाला गया, तय किया गया, और किस तरीके से कहा गया कि आया इनको आने दिया जाए या इनको यहाँ बिठा दिया जाए या इनको किसी तरीके से यहाँ से भेजा जाए। ये सब चीज़ें हुई, हम जानते हैं उस ज़माने के अंदर। लेकिन क्या वजह है कि उससे पहलू तय की गई है? तो मुझे लगता यूँ है कि मैं तो सोच रहा था कि इसे बहुत गहरा कोई हम कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे और अपने, और ये जो सतही चीज़ें हैं ना कि कौन जिम्मेदार था, बिल्कुल एक हिस्सा होना चाहिए टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आता है, हर कमीशन की होती है। लेकिन साथ ही साथ व्हाट पॉलिसी चेंजेस क्या होनी चाहिए, हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं अपने निज़ाम को। ये निज़ाम क्यों इस काबिल नहीं है कि इन मामलात को हैंडल कर सके, या होने दे या ख़राब होने दे। तो वो जो मामलात हैं, अब मैंने तो इतना लंबा चौड़ा उसके ऊपर अब आपके बात करने के बाद लिखा, सोचा कि मैं ये बोलूँगा, लेकिन उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं है कि मिसाल के तौर पर हमारे इदारों की रिफॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, किस तरीके, कौन से कवानीन होने चाहिए
एक हिस्सा जो है वो कवानीन कौन से उसको मैनेज करेंगे, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाएगा। दुनिया भर में, इंग्लैंड में MI5 है, MI6 है। अब मैं स्पेसिफिकली अपने इंटेलिजेंस इदारों की बात कर रहा हूँ, जहां पर के जो कि फोकस किया जा रहा है, लेकिन दूर दूर से डरे डरे सहमे सहमे। अगर बात करनी है तो खुल के सामने आओ और बोलो कि ये इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, इनके जिन कवानीन, जिन रूल्स एंड और बिजनेस के नीचे काम करते हैं, प्रोसीजर्स के नीचे, SOPs के नीचे काम, इनको तब्दील करने की जरूरत है। इसके दो हिस्से बना दिए जाएं, एक काउंटर इंटेलिजेंस का, एक फॉरेन इंटेलिजेंस का, जिसमें MI6 और MI5 है। MI5 टोटली कंट्रोल्ड होती है बाय दी हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, और MI6 जो है उसको इजाजत है कि आप दुनिया भर में फैल जाएं, जो आपने करना है करें। तो कहने का मतलब ये है कि गोश्त को भी कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये एक कोई तरीका होना चाहिए हमारे काम करने का। हमने हर चीज, या IB है तो उसका हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, ISI है तो उसके ऊपर सारी हर गलत काम उसके नाम लगा दिया जाता है, और फिर पीछे से और अदारों को और अफवाज को उनकी तजलील की जाती है। इस तरह की चीजों से ये वक्त है सफाई के साथ मामलात को निकालने का, और जो अगर किसी पे जिम्मेदारी आती है तो उसको फिर कटहरे में लेके आओ। फिर डरते किस चीज से हो, कटहरे में लाओ उसको। क्या जिम्मेदार कटहरे तक पहुंचते हैं शहजाद साहब? आपने कह दिया गहरा सोल्यूशन सर, ये गहरा सोल्यूशन को अगर आसान जबान में समझे तो वो क्या और कैसे होगा? मतलब मेरे लिए बीइंग स्टूडेंट तो बड़ा सवाल है कि क्या ये इतना ही आसान है कि आप इस्लामाबाद के रेड जोन तक पहुंचे और कुछ भी करते हो, या कैपिटल को इस तरीके से हिट कर सकते हैं? ये एतमाद कैसे मिलता है, चाहे वो कोई एक शख्स है या चंद लोग हों? ये एतमाद के बिना हो सकता है क्या मुल्क में? है ना, एलिगेशंस हैं। यहाँ पर मॉब कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता? मॉब कहां से शुरू होता है? मॉब की वजह क्या थी? ये TLP कहां से क्रिएट हुई? ये जो कादरी साहब अपना लेके आए धरना, कहां से लेके आए, क्यों लेके आए? उनके बंदे किसने मारे? मैं कहने की बात, मतलब आप पीछे चले जाएं जहां जाना चाहते हैं, लेकिन इससे हल कोई नहीं निकलेगा। हल ये निकलेगा कि आपको आइंदा के लिए अपने जो मामलात हैं, जो अपने रूल्स हैं, जो SOPs हैं, जो आपको जो लेजिस्लेशन है, जो कंडक्ट करती हैं चीजें, उनको किस तरीके से आपने ठोस बुनियादों पे कायम करना है, ताकि आप किससे पूछ-गुछ कर सकें कि भाई आपने अपनी हदूद से तजावुज किया। यहाँ पे दुरुस्त हो गया। यहाँ पर तो एक ही गिलाफ है ना जिसके अंदर चढ़ा है कि जी ये इन्होंने सियासी मामलात के अंदर दखल अंदाजी की, बस इसके अंदर हर चीज गायब कर दी जाती है। लेकिन पता तो करो, अगर वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक हो गया। और अगर कर रहा है तो उसको फिर लेके आओ सामने किसी जगह के ऊपर। दुरुस्त है। शहजाद साहब की राय है कि एक सतही से TORs हैं, कोई इतना मामले का हल निकलेगा नहीं इसमें से। अबसार साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कमीशन अबसार आलम की तरफ से दिए गए नामों को भी बुलाने का इख्तियार रखता है। आपको खदशात थे, उनको एड्रेस किया गया। अब आपकी राय क्या है? क्या ये नतीजा खेज होगा, नई तारीख होगी, या आई वॉश ही रहेगा मामला? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात भी की कि उम्मीद कायम रखनी चाहिए। जो मेरे खदशात थे उन्होंने उसको बहुत खुले दिल के साथ एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि आपका ख्याल है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या कोई और जज वो बेहतर फैसला कर सकेगा? मैंने कहा जी कोशिश तो करनी चाहिए, जितना भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो ख़दशात इसलिए हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ ऐसे है कि यहाँ कभी किसी कमीशन का कोई भी कंक्लूजन नहीं हुआ, ना ही उसकी रिपोर्ट पब्लिक हो सकी, ना ही उस पर अमल हो सका है सिफारिशात पे। तो उन्होंने कहा कि उम्मीद रखनी चाहिए, और उनकी इस बात पे मैंने एग्री किया उनसे कि हाँ उम्मीद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा हो सकता है कि इस दफ़ा ये 2 महीने बाद हम जब दोबारा इस केस को सुने तो हमारे खदशात, आपके खदशात वो गलत साबित हों। मैंने कहा जी अल्लाह करे मेरे खदशात गलत साबित हों। लेकिन इसमें शहजाद चौधरी सर ने जो कुछ कहा ना, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है जो, अगर हम लीगल या दूसरी इसकी साइड एक जो है ना, इसकी एक मॉरल साइड भी है। मॉरल साइड ये कि हमारे यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट है हर एक का हर एक पे। जो बदकिस्मती से हमारे माजी में जो कुछ हो चुका है, ना ही अदालत किसी पे एतबार करती है, ना हम लोग अदालतों पे एतबार करते हैं। तो इट्स बोथ वेज। और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है। मैंने वहाँ जो बात की है वो ये है कि जो एक नेक्सस है जुडिशरी में और इंटेलिजेंस एजेंसीज में और मीडिया टाइकून्स में, उसकी वजह से पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी यहाँ कमज़ोर हो रही है पाकिस्तान में, वो मजबूत नहीं रहती। इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं। और उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, जो मैंने बयान हल्फी दिया है। अब उसमें यह है कि चीफ जस्टिस साहब भी ये कह रहे हैं कि ट्रुथ सेट्स यू फ्री। अब मैं कहता हूँ शहजाद चौधरी साहब की बातें जितनी भी हैं, उनके पॉइंट्स, उनको मद्देनज़र रखते हुए भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि
इंग्लैंड में ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने, ये जुडिशरी ने, ये फौज ने, ये मीडिया ने ये कुछ नहीं किया, ना कर सकते हैं पार्लियामेंट के साथ और जमहूरियत के साथ जो यहाँ हुआ है। तो हमारी हिस्ट्री मुख्तलिफ है ना, तो उसमें सिर्फ अगर ट्रुथ बाहर आ जाए, किसी को सजा ना भी हो और वाकई ये कमीशन ऐसा काम कर दे। देखें, एक मैंने कोई बात की है और उस बात पे जिरा होगी, मेरा भी हक है मैं भी जिरा करूं, मेरे पास कोई एविडेंस है मैं वो भी प्रेजेंट करूं अगर कोई है तो उसके बाद कमीशन उस सब चीज़ों को कैसे डिनाई करेगा? अगर डिनाई करेगा तो जाहिर है मीडिया वहाँ उसको रिपोर्ट कर रहा होगा, देख रहा होगा, सबको नजर आएंगी चीज़ें। तो अगर कम से कम ट्रुथ सामने आ जाए और ये बात तय हो जाए कि ये मामला इस तरह चलते हैं, जिसको आज जैसे आसिफ मिर्ज़ा साहब ने भी कहा कि जो निज़ाम एक्सपोज हुआ है, कम से कम हम ये माने तो सही ना कि किंग इज नेकेड, कि ये निज़ाम रॉटन है और इसी तरह चल रहा है, फिर इसको बेहतरी के लिए शायद आगे बढ़ सके। और ये सारा कुछ जाहिर है, अब देखें सारा कुछ एकदम से तो नहीं हो सकता, बेबी स्टेप्स हैं या बेबी स्टेप्स हैं। एक स्टेप से तो आगे चलना कि सच तो बाहर आए, उसके बाद देखते हैं कि उस सच को हमने हजम कैसे करना और हैंडल कैसे करना। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, क्या कम से कम सच सामने आएगा? हम तस्लीम करने को तैयार हैं, समझने को तैयार हैं, क्योंकि माजी में बनाए गए कमीशन सामने है, वो हमूदुर रहमान कमीशन हो, लापता अफराद कमीशन है, एबटाबाद कमीशन है, करप्शन पर बनाए गए लातादाद कमीशन हैं। मगर जैसे अबसार साहब कह रहे हैं कि ट्रुथ सेट्स यू फ्री, उम्मीद रखनी चाहिए, कहने को बातें अच्छी हैं, ये आप समझ रहे हैं ये पॉजिटिव नोट पर जाएगा, मंतकी नतीजा निकलेगा इस इंक्वायरी कमीशन का? सच आपको तब आज़ाद करता है जब आप सच की ताकत में यकीन रखते हो, जब आप सच का सामना करने को तैयार हो, सच की बुनियाद पर अपने आप को तब्दील करने को तैयार हो। ये जो काजी फायज ईसा की बेंच का फैसला था फैजाबाद धरने पर, उसमें कितना सच सामने आया था, कितना बड़ा फैसला है पाकिस्तान की तारीख का, कितना कुछ उसने खोल कर रख दिया था। उस वक्त से अब तक क्या बदला? वो लोग जिनका नाम लिया गया उन्होंने तरक्कियां पाई, वो तंजीम जिसके बारे में सख्त तरीन अल्फाज में गुफ्तगू की गई उस फैसले में और लिखा गया, वो पाकिस्तान की बड़ी मजहबी जमात बन गई। तो मसला तो ये है कि क्या हम अपने आप को बदलने की कोई ख्वाहिश रखते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, जो दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को सीखने का और बदलने का तरीका होता है कि आप अपने तजर्बे से, अपनी गलतियों से सीखें। अगर हमने सीखा होता तो आप मुझे ये बताइए कि 50 साल एक तरह की इंतहा पसंदी को भुगतने के बाद 70,000 लाशें तो हमने सिर्फ एक खाते में अभी निकाल ली, और उससे पहले जो जिहादी प्रोजेक्ट चल रहे थे उसमें कितनी लाशें उठाई थी, और उसके बाद एक नई इंतहा पसंदी इस फैजाबाद धरने में शुरू कर दी गई। जो मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान की तारीख का तीसरा बड़ा जुर्म और तीसरा बड़ा जुल्म है। सबसे पहले बशर्की पाकिस्तान के लोगों को नाराज़ करके, नाइंसाफ़ी करके मुल्क तोड़ना, दूसरा ज़ियाउल हक ने जिस तरह इंतहा पसंदी फैलाई, और तीसरा जिस तरह की इंतहा पसंदी फैज़ाबाद धरने में फैलाई गई। खुद कमीशन का बनना और कमीशन पर कमीशन का बनना क्या इस बात का सबूत नहीं है कि पाकिस्तान में कानून अपना रास्ता नहीं ले रहा, कि पाकिस्तान में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो तफ्तीशी इदारे हैं, जो पूरा कानून का जस्टिस का सिस्टम है, वो अपना काम नहीं कर रहा, और बाद में आप बजाय इसके कि इन्वेस्टिगेशंस करके सजा दें, आप बाद में इंक्वायरी कमेटीज और इंक्वायरी कमीशंस बनाते हैं। साहब कतई कलामी की माजरत, आपकी गुफ्तगू से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, रोशनी डालिएगा। कानून कमजोर है हमारे पास, कानून नाफिज करने वाले कमजोर हैं। देखिए, कानून, अगर आप कानून का मतलब ये है कि जो लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है, जरूरत से ज्यादा मजबूत है। जब भी हमें कोई मसला पेश आता है तो कुछ सख्त तरीन कानून ले आते हैं, फौरन सजाए मौत, 20 साल सजा, उम्र कैद उसमें लिख देते हैं, लेकिन ना तफ्तीश कर पाते हैं, ना कन्विक्शन कर पाते हैं, कानून को एक मजाक बना देते हैं, अमल दरामद नहीं कर पाते, और उसके पीछे फिर सियासी मसलहतें और सियासी मजबूरियां और सियासी मफादात और प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी किसी तौर पर दूसरे मुल्कों से ज्यादा नहीं है, भारत से बहुत ही कम है, लेकिन पाकिस्तान में जुल्म यह होता है कि इंतहा पसंदों के हाथों में
लाठियाँ भी दे दी जाती हैं, पत्थर भी दे दिए जाते हैं, क्लाशनकोफें भी दे दी जाती हैं, सही, और उनको खुली छुट्टी भी दे दी जाती है, और इस तरह की छुट्टी भी दे दी जाती है कि वो न्यूक्लियर स्टेट के कैपिटल को आके यरगमाल बना दें। ये वो जुल्म है जिसका तसव्वुर आप किसी और जगह नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ हुआ है। आप इसी मामले को देखिए कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई जिसके बारे में अदालत ने खुद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कमेटी गैर कानूनी है और ये कमेटी टूथलेस है, इसके दांत ही नहीं है। और उसके बाद फिर अदालती दबाव में होता ये है कि या अदालत कान से पकड़ ले या अवाम की बहुत नाराजगी का खतरा हो, तो एक मिट्टी पाओ मंसूबे के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दिया जाता है, फिर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ठीक हो गया। मैं अब तेजी से 3 बातें आपसे अर्ज करूंगा एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। अपना मकसद हासिल कर सकता है। 3 बातें उस पर। पहली बात कि ये कमीशन कितना आज़ाद होगा, ठीक है, क्या हुकूमत इसकी मदद करेगी। दूसरी बात, किसको कितना हुकूमती ताउन हासिल होगा, क्या इसको तफ्तीशी इदारे मदद फराहम करेंगे, क्या इसको जो वसाइल चाहिए वो वसाइल दिए जाएंगे। और तीसरी बात कि जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो क्या उस पर अमल दरामद भी होगा या नहीं। सवाल फिर अमल दरामद पर आकर खड़ा हो गया। इफ्तिखार साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कहा किसी को, अब साहब मैं आपको लेती हूँ जी, कहिए ठीक है, कहिए। अब मैं ये ट्रूथ सेट्स यू फ्री पे जो जैगम साहब ने बात की है ना, देखिए इसका फ़ायदा हुआ है। मैंने वही बात की है कि हम अल्टीमेट अचीवमेंट तक अभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये तरक्कियां जिनकी हुई ना वो इससे ज़्यादा तरक्की चाहते थे, वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। और TLP ने जो कुछ किया उसको उसके नताइज भुगतने पड़े। और अब वो सबको पता चल गया ये उस फैसले के बाद कि ये जो हमने मॉन्स्टर क्रिएट किया हमारे खिलाफ भी आ सकता है, इसलिए कुछ लोगों को सबक हासिल हुआ है। ठीक है, इफ्तिखार साहब, किसी को इस्तिस्ना नहीं, सबको कमीशन में बुलाया जा सकता नहीं है, लेकिन उससे आगे जाने की जरूरत है। आगे तो हम तब जाएंगे जब हम खुले दिल से तस्लीम करें कि हकायक क्या है, सब अपने हिस्से का हिस्सा तस्लीम कर ले। इफ्तिखार साहब, साबिक DG ISI, साबिक चीफ जस्टिस को कमीशन में बुला लें। बड़े बड़े लोग माजी में भी आए, हमारे सामने रहा असलम बेग, असद दुरानी, फिर मुशर्रफ को सजा की मिसाल। ये कोई मामलात हल की तरफ जाएंगे? ऐसी पेशियां, ऐसे लोगों को सजाओं का देना नतीजा खेज हल है कोई हमारे पास ऐसे मामलात का? मेरा ख्याल है कि आप तीनों दोस्तों के सवालात जो आपने उठाए हैं उसका जवाब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मौजूद है। तो मैं तो इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट समझता हूँ। ठीक, मेरे लिए कमीशन पर कमीशन बनना उतना हैरान कुन नहीं जितना मेरे दोस्तों के लिए है। ये होना चाहिए था कि जिस कमीशन ने जो फैसला दिया उस पर अमल दरामद आखिरकार किस तरीके से करवाया जाता, उसके तरीक़ेकार का तयन भी तो करना है ना, ये नहीं करना। बिल्कुल। जब उसके तरीक़ेकार का तयन करने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए गए हैं और आवाम से शेयर कर लिए गए हैं, तो इसमें सियासी पार्टियों का भी अब रोल होना चाहिए कि वो आगे बढ़ें और इन टर्म ऑफ रेफरेंस में आके रज़ा कराना तौर पर अपनी जो इंफॉर्मेशन है शेयर करें। और तमाम अदारों को ईमानदारी से, ये बड़ी अच्छी बात, पाकिस्तान अच्छी बात किया, ईमानदारी पाकिस्तान के तमाम इदारों को ईमानदारी के साथ एक न्यूक्लियर स्टेट को जो लोग यरगमाल बनाने की सलाहियत दिखाते हैं उनके बारे में जो उन्होंने कस्में उठा रखी हैं, जो वादे कर रखे हैं, उनको पूरा करें और आएँ आगे की तरफ चलें। माजी में गलतियाँ बहुत हुई होंगी, मैं मानता हूँ। तफ्तीशी इदारे सियासी मफादात और उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा गया। लेकिन अब एक बात अगर खुल रही है तो ये सब लोग जो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हमें चाहिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन भी है और जिस तरीके से भी हम इस टर्म ऑफ रेफरेंस की हमायत कर सकते हैं हम करें। हम ये कह दें कि चूँकि माजी में कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा, ये जो हमारे में पेसिमिज्म है, ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। एक आदमी कितना अर्सा रहेगा चीफ, जितना उसका टेन्योर है, अगर उसके टेन्योर के अंदर आप इस टर्म ऑफ रेफरेंस के ऊपर काम शुरू करवा दें सब, तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत की भी मदद होगी, जमहूरी अदारों की भी मदद होगी। हमारे वो तमाम खदशात जिसका इज़हार मेरे दोस्तों ने किया और बिल्कुल जेन्युइन खदशात हैं, वो हकीकत पे मबनी खदशात हैं कि मजाक है कि एक जाके रियासत के हेडक्वार्टर को आप यरगमाल बना के बैठ गए। तो कैसे हुआ? अगर ये टर्म ऑफ रेफरेंस में सवाल उठाया गया ना, तो आइए सब मिल के तावन करें।
कम से कम अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती तो मैं तो भाई इस टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर जाके पेश हो जाता कि सर मेरे पास ये इतला है और मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ ताउन करने को तैयार हूँ। देखें, जब तक हम ताउन नहीं करेंगे और हम नेगेटिव सोच रखेंगे, हम अब आगे नहीं जा सकते। अब वक्त आ गया है कि इसके कितनी मुद्दत है बेचारे के पास, थोड़ी सी मुद्दत है। आप सब जानते हैं कि नया चीफ जस्टिस कौन होगा, आप सबको पता है कि अगर ये उसके अरसे के दौरान इस पे बात आगे ना बढ़ी तो ये वैसा ही हो जाएगा, कमीशन पे कमीशन बनने वाला, जैसे पिछले 4 साल से पड़ा था, जो बिल्कुल जैसे हैरानगी का इजहार किया गया, ये वैसे हो जाएगा। आइए पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अगर हम किरदार को अदा कर सकते हैं तो इस टर्म ऑफ रेफरेंस को आराम से पढ़ें, प्यार से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और यकीनी तौर पर ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ग्रुप मुल्क को यरगमाल नहीं बना सकता। पॉजिटिव डेवलपमेंट कह रहे हैं इफ्तिखार से, आज़ादी से, हुकूमती ताउन और वसाइल से अगर ये इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सामने लेकर आता है और उस पर अमल दरामद होता है तो फिर कहा जा सकता है कि कमीशन एक नई तारीख लिख देगा, मगर ये वक्त तय करेगा। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उस सियासी तासुर पर जो मुस्लिम लीग नून को लेकर सामने है, किस तरीके से हैंडल कर सकती है नून लीग, इस ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नवाज शरीफ इंतखाबात के लिए भरपूर तरीके से फाल हो चुके हैं। लंदन से वापसी के बाद मीनारे पाकिस्तान जलसा और दौरा बलोचिस्तान नवाज शरीफ की अब तक की बड़ी सियासी सरगर्मियां हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद नून लीग के अंदर मुजाहिमत और मुफाहिमत की बहस अब खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ को जिस तरह का रिलीफ मिल रहा है, जिस तरह नवाज शरीफ पर उनकी साबका इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा लाडला होने का इल्जाम लगा रहे हैं, उसकी नवाज शरीफ को क्या कोई सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी? क्योंकि इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ बज़ाहिर अपने सियासी मुखालिफिन की जानिब से खुद को इस्टेब्लिशमेंट का लाडला कहे जाने और अपनी पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात करार दिए जाने पर परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी की नई मंशूर कमेटी को हिदायत दी है कि पार्टी मंशूर को हतमी शक्ल देते वक्त इस मामले का भी जायजा लिया जाए। मुस्लिम लीग नून बाइख्तियार हलकों के साथ अपने मौजूदा ताल्लुक का दिफा करते हुए हैरत का इजहार कर रही है कि जब पार्टी को आज तक कभी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की गई तो अब ऐसा सवाल क्यों उठाया जा रहा है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से कायम किए गए इस तासुर पर नाखुश हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नए लाडले हैं और इन मुकदमात में अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद इख्तिदार में वापसी के लिए तैयार हैं, जिनमें वो सजा याफ्ता और नाअहल करार दिए जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक यही वजह है कि नवाज शरीफ ने पार्टी की नई मंशूर कमेटी को हिदायत दी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी और लाडला होने की छाप मिटाने के लिए एक बयानिया तैयार करें। नवाज शरीफ 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से कबल इस तासुर को मिटाने के ख्वाहां हैं। क्या मुमकिन है, किस तरह मुमकिन है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। नवाज शरीफ लाडला कहे जाने पर परेशान, पार्टी कमेटी को तासुर की नफी के लिए बयानिया तैयार करने की हिदायत। क्या लाडलेपन का तासुर जायल कर पाएंगे? जैगम साहब। अहमद फराज ने कहा है, चांद को चांद से बढ़कर कोई क्या कहता है। आप बताइए, लाडले को लाडला ना कहें तो क्या कहें? लाडला होने की बड़ी कुछ सादा सी वाज़े अलामात होती हैं। लाडले बच्चे को अच्छे से अच्छे खिलौने मिलते हैं, लाडले बच्चे को इलेक्टेबल मिलते हैं, लाडले बच्चे को MQM मिलती है, लाडले बच्चे को बाप मिलती है और लाडले बच्चे को नैब मिलती है। और जब कोई लाडला नहीं रहता तो ये सारे खिलौने छीन लिए जाते हैं और बड़ी सख्त किस्म की सज़ा दी जाती है। वैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने यह कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ को तो शायद पता भी नहीं है कि यह कहा जा रहा है और उन्हें इसकी परवाह भी नहीं है। मेरी ज़ाती राय में उन्हें परवाह नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि लाडले के तासुर का फ़ायदा भी होता है। ख़ास तौर पे पंजाब का जो रूरल वोट बैंक है, जहाँ पे जिसको बिरादरी का वोट कहते हैं या वोट ब्लॉक्स होते हैं, लोग अपने वोट इकट्ठे करके देते हैं, तो वो उनके साथ डील करना पसंद करते हैं जिसके बारे में ये तासुर आम हो कि इलेक्शन जीतने जा रहा है। इसी को कहते हैं कि हवा चली हुई है, ये पार्टी चल रही है। और उसमें इस बात का बहुत अमल दखल होता है कि किस पार्टी की पुश्त पर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। तो वोटों का एक हिस्सा कम से कम रूरल पंजाब में, जिसको पेरी अर्बन जो एरियाज़ हैं, वो भी जो छोटे छोटे कस्बे हैं, उसमें तो
वोटों का एक बहुत सा फ़ायदा मुस्लिम लीग नवाज़ को इस तासुर का मिलेगा और वो इस तासुर का फ़ायदा उठाएगी। मरकज़ में ये बड़े लीडर ना बोलें, लेकिन हर MNA आपको ये कहता हुआ मिलेगा, लोगों को ये बताता हुआ मिलेगा कि साहब साढ़े नाल है, साड़ी हुकूमत आ रही है। अब जो दूसरा इसके मुकाबिल बयानिया है, उसका तो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के पास कोई चांस ही नहीं है। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैसे अपने आप को कह सकती है, वो कैसे ये तासुर ही दे सकती है? तो उसका तो नुकसान ये होगा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा, और जो लाडले वाले वोट हैं वो भी भाग जाएंगे। और ये लाडला बनने में जो इतनी मेहनत की है वो सारी की सारी ज़ाय जाएगी। आप देखिए मौलाना के धरने से, जब मौलाना यहाँ धरना लेकर आए थे, 2019 था गालिबन अक्टूबर, अगर मैं भूल नहीं रहा, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की थी, पूरा सपासनामा पेश किया था, अपनी खिदमात गिनवाई थी, अपने आप को नौकरी के लिए पेश किया था। उसके बाद कितनी कितनी मजीद कोशिशें की गई। हुकूमत में आने के बाद किस किस तरह के कानून हैं जो नहीं बनाए गए, जो बाकायदा मार्शल लॉ की किंग्स पार्टियों ने जो कानून नहीं बनाए थे वो इनकी हुकूमत ने बना कर दिए। सही। और उसके बाद अभी आपने क्या देखा, जब नवाज शरीफ आने वाले थे, अभी लंदन में थे, तो उन्होंने एक निक्का सा बयानिया एक बनाया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट। एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं था, वो एंटी रिटायर्ड अफसर था कि रिटायर्ड अफसरों के खिलाफ उन्होंने थोड़ी सी बात की थी, जो इस्टेब्लिशमेंट नहीं होते। और इधर से छोटे भाई ने ऐसी दौड़ लगाई थी, ऐसी मैराथन दौड़ लगाई थी कि वहां पहुंचकर फौरी तौर पर कहा था कि नहीं बाजी ये काम नहीं करना। ठीक। तो इस वक्त बड़े क्लियर हैं वो और बड़े समझदार हैं। मुस्लिम लीग नवाज को कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो आप ये कह रहे हैं जायल करने की जरूरत ही नहीं है, फायदा देगा जायल ना करना? बिल्कुल नहीं है जी। इस वक्त उनको नारा लगाना चाहिए, वक्त की ये मजबूरी है, लाडला होना जरूरी है। इफ्तिखार साहब, मीनारे पाकिस्तान जलसा नवाज शरीफ का सियासी हक है, अदालतों से रिलीफ मिले ये उनका कानूनी हक है और बिल्कुल मिलना चाहिए, मगर दौरा बलोचिस्तान के बाद लाडलेपन का तासुर कैसे जायल करेंगे? क्या कर जाया करें, क्यों कर इसको जायल करें, ना करें? और अब सवाल है कि वो पॉलिटिक्स में है, दुरुस्त, वैलिड, वो जा रहे हैं लोगों के पास मिलने के लिए, कोई उनके साथ शामिल होना चाहे तो हो, नहीं शामिल होना चाहे तो ना हो। ये पता नहीं हम लोग क्यों कर इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। मसलन हमें कहा जा रहा है आज एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं अपने दोस्तों से पूछ सकता हूँ कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो किस अंजाम को पहुँचा? क्या मैं अपने दोस्तों से पूछ सकता हूँ कि उस अंजाम पर वो शख्स तो पहुँच गया, लेकिन आवाम को उसका क्या फ़ायदा हुआ? बिल्कुल सही। क्या आवाम के हालात बेहतर हो गए? क्या पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी बेहतरी हुई? क्या यहाँ पे गरीब की इज्जत बढ़ गई? क्या यहाँ पे जागीरदारी के ख़ात्मे का आगाज़ हो गया? क्या यहाँ पे कार्टेलाइजेशन का जो दौर आज गुजर रहा है, कि शुरू उस वक्त उसकी मौत के बाद हुआ, उसको हम ख़त्म कर पाए? फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट ने का खेल खेला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 3 मरतबा, तो क्या हुआ? ये लोग कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी साथ नहीं था। मगर ये खुद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं अपनी कमेटी को कि मुझे नहीं पता, मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट की पर बात कर रहा हूँ। आपने जो सवाल करना था वो मेरे सामने मौजूद है। सवाल है कि क्या एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को हुआ? अगर हुआ तो मुझे बताया जाए ताकि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊँ। मैं खुद एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा, जेल काटी, किला काटा, अपनी पूरा फ्यूचर तबाह कर लिया। बड़ा मुझे शौक़ था एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का, आज भी मैं अपने आप को क्लेम करता हूँ। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि मेरी इस हरकत से मेरे ख़ानदान को, मेरी बरादरी को, मेरे महल्ले वालों को, मेरे साथ रहने वालों को कोई ऐसा फ़ायदा नहीं पहुँचा कि उनकी गुर्बत कम हुई हो, उनके मसाइल कम हुए हों या उनके हालात बेहतर हुए हों। बात करने को तो बहुत अच्छी लगती है। अब वो लाडला है तो आपके सामने है, खुल के वो कह रहा है कि मैं लाडला हूँ। नहीं, मैं यही तो सवाल कह रही हूँ कि वो परेशान है, वो आपके नजदीक परेशान है। भाई आपके नजदीक परेशान है। मैं तो इरफान सदीकी को उनका नुमाइंदा मानता हूँ। उन्होंने कहा कि उनको परवाह नहीं। आप अल्लाह जाने किसको उनका नुमाइंदा मान रहे हो। ये भी राय है जो जैसे जैगम साहब ने भी ऊपर कहा कि हमें फायदा होगा अगर ये नहीं, हकीकत भी है। जैगम ने पाकिस्तान की सियासत की वो हकीकत बयान की है जो है तो यहाँ ठीक है तो इतनी काबिल तारीफ नहीं, लेकिन हकीकत है जब हवा चल पड़ी है कि पार्टी कौन सी इक़्तिदार में आ रही है
तो हवा जो चल फेंस पड़ी के है। ऊपर बैठे हैं वो उधर ही को जाने की दुरुस्त हो गया। उधर ही जाने की कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूँ दुरुस्त है। अभी दुरुस्तगी और ना दुरुस्तगी में यहाँ से लेके वोटिंग काफी टाइम में वक्त है। काफी दिन पड़े ठीक हैं। है। अल्लाह जाने इस मुल्क में कब कौन सी हवा चल पड़े, अल्लाह रहम करे। शहजाद साहब, थोड़ा मुख्तलिफ जाविये से, नवाज शरीफ ने 2013 के इंतखाबात भी जीते, इंतखाबात से पहले उन पर इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत को तो इल्ज़ाम लगे, मगर ये जो इस वक्त जिस तरह की गुफ्तगू और सियासी मुखालफिन लाडला लाडला कहकर रोजाना की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, 2024 के इंतखाबात से पहले ये इस तरह के इल्ज़ाम, क्या सिस्टम नवाज शरीफ पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान हो रहा है या खुद नवाज शरीफ खुद ही बिछे जा रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ की ज़ात तक जिस हद तक मैं समझ पाया हूँ, मैं कोई उनसे ज़ाती तौर पर इतना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हैं, हमने बहुत करीब से उनकी फंक्शनिंग देखी, उनको निभाते देखा अपने किरदार को वज़ीर आज़म के तौर पे, और अपोजिशन के अंदर भी या पार्लियामेंट के अंदर भी। तो जो मैं समझ पाया हूँ, उनको परेशान होना चाहिए। उनकी ज़ात के अंदर एक कशमकश है, और वो कशमकश ये है कि जो कि आपने 1999 का तजर्बा उनका देख लीजिए, और उसके बाद फिर आप देख लीजिए 2017 का तजर्बा। ये वो तजर्बात हैं, या उससे पहले 90 की दहाई के जो तजर्बात हैं, ये वो तजर्बात हैं जो कि किसी भी शख्स को जिसके अंदर है ना कि एक एसिडिटी लाने के लिए, एक एसिडिक बनाने के लिए वो बिल्कुल मौजूद है, ये उनसर मौजूद है। और उनके बारे में तो ये कहा जाता है, और आमतौर पर कहा जाता है, कहावतन कहा जाता है कि अगर कोई चलता फिरता कुछ आए तो ये लात मार देते हैं। और उसको कंट्रोल करना ताकि अपनी पार्टी की पोजीशन, अपने मुस्तकबिल, अपनी पार्टी सियासत का मुस्तकबिल, अपनी लेगेसी और फिर अपनी आइंदा की नस्लों को ट्रांसफर करना, उसके लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जब वो ये कह देते हैं इरफान सिद्दीकी को, जो कि उनके पुराने तकरीर नवीस हैं और तकरीर लिखने वाले हैं, कि अब आप मेरा इसका भी बंदोबस्त कर दीजिए, तो इरफान सिद्दीकी साहब ने जो कुछ ऑलरेडी इसके बारे में लिख चुका है और उनकी तकरीरों में कहा गया है और जो बोले हैं, अगर उसको देखा जाए तो फिर तो मामला ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि क्या ये पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगा या नई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगा। एक और चीज, और ये वाज़ेह नहीं है, ये हो सकता है कि वो भी इसी कमीशन पे इत्तफाक कर रहे हो जो कि आज बनाया गया है, यानी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अपना गुस्सा जाहिर करें। लेकिन जो भी जैगम ने कहा कि पंजाब की जो सियासत है वो क्या है, मेरा ख्याल है पंजाब की सियासत दोनों तरीकों से चल रही है। खासतौर पे आजकल तो अगर आपका ये बयानिया निकल आता है जो कि जिससे कि जो हम एज्यूम कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि शक्ल क्या इख्तियार करेगा, लेकिन जो एज्यूम कर रहे हैं और उनके माजी से कुछ सीख रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे वोट जो कि रिएक्शन वोट जाने वाले हैं, उनको किसी तरीके से माइल किया जा सके या रोका जा सके कि ये उतने बुरे नहीं है जितने दिखाए जा रहे हैं। फाइनली एक और चीज, प्रोवोक किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को, प्रोवोक किया जा रहा है कि आप तो लाडले हो गए, आप तो वोट को इज्जत दो वाले थे, आप तो वो थे, और ये ऑपोजिशंस करती हैं। अब ये जो कशमकश है नवाज शरीफ की जात के अंदर कि मैंने कौन सा वाला नवाज शरीफ बनना है, मैंने सब्र और तहम्मुल वाला, बुर्दबारी वाला, और वाकई में उस रोल को जिसके लिए मैं आया हूं उसको लेके चलने वाला, या मेरी अना, मेरी जो अपनी जिबिल्लत है वो सामने आएगी किसी शक्ल में, किसी सूरत में, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी। पाकिस्तान के लिए अच्छा तो यही है कि एक बहुत हिकमत वाला नवाज शरीफ चाहिए अगर नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीजें जो आप कह रहे हैं ये हैं, उनकी जात के अंदर हैं, शायद उनको होना भी चाहिए, लेकिन इसको हैंडल करने का तरीका वो नहीं है जो कि आमतौर पर सजेस्ट किया जा रहा है कि आप एक ऐसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस लें जो कि लड़ाई की कैफियत क्रिएट करते। ठीक है जी। एक तरफ रखते हुए कि सियासी मुखालफिन प्रोवोक कर रहे हैं, परेशान होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब सार साहब 2002 को याद करें तो 2 लीडर्स को नहीं मगर उनकी सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत थी। 2008 में लीडर्स और सियासी जमातों सबको इजाजत थी, और इसी तरह 13 में 18 में हमने देखा नवाज शरीफ को इंतखाब लड़ने की इजाजत नहीं थी, उनके भाई को और जमात को लड़ने की इजाजत थी। अब 2024 के इंतखाब में अगर चेयरमैन पीटीआर उनकी जमात को लड़ने की इजाजत, या उनके हालात मुवाफिक नहीं उनको वहां मिलते, इंतखाबी माहौल नहीं मिलता, इजाजत नामे नहीं मिलते, जलसे जुलूसों से लेकर निशान तक के, तो क्या यही नहीं समझा जाएगा कि लाडले के लिए पूरा ये 24 का इंतखाब और ये सब कुछ जो है कार्रवाई हो रही है, तासुर नहीं बनेगा? ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, मैं इसका जवाब नहीं देता। चले आप पहले वाले का दे देंगे, परेशान हो। सवाल का कुछ है, दूसरों से आपने और पूछा है। सर मैंने एक एंगल और रखा है, एक मुख्तलिफ जाविया रखा है, खोला है डिबेट को थोड़ा सा माजी के हवालों के साथ। पार्टी को पार्टी इलेक्शन में भी जाएगी और आई होप के बैलेट पेपर पे उनका निशान भी होगा। ठीक है जी। अब सार साहब
कैसे हैंडल करें? थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, अगर आपने डिबेट को खोला है तो फिर थोड़ा टाइम तो दे देंगे। देखिए मैं आपको पहले एक खबर दे दूं। जी कहिए। नवाज शरीफ की मजबूरी नहीं थी हुकूमत में आना, और अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो ना माने, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी थी, इस मुल्क की मजबूरी थी कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। इस्टेब्लिशमेंट को कोई अपना लाडला नहीं बनाना चाहता इस वक्त। कोई सियासी जमात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपना लाडला नहीं बनाना चाहती, जिसने परफॉर्म करना और आवाम से वोट लेने हैं। पीपल्स पार्टी को लाडला बनने का शौक़ या इलेक्टेबल्स को लाडला बनने का शौक़ सिर्फ इसलिए है कि वो उन्होंने काम तो नहीं करना होता, वोट तो नहीं उन्होंने काम की बुनियाद पे वोट तो नहीं लेने होते, उन्होंने तो किसी और बुनियाद पे वोट लेने होते हैं। तो इसलिए हम जितना मर्जी मीडिया पे बैठ के लोगों को स्पिन डॉक्टरिंग करते रहें, लेकिन असल बात हकीकत यह है कि नवाज शरीफ मजबूरी बन गई थी इस्टेब्लिशमेंट की, वरना एक शख्स जो बाहर बैठा हुआ है, ताहियात नाहल है, सजा है, जिसको आप मफरूर कहते रहे हैं, उसके पीछे जा जाके रोज़ाना टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम हो रहे हैं पिछले 5 साल से, नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा, नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा। तो नवाज शरीफ को लाया गया है गोडे गिट्टे पकड़ के। हकीकत ये है, सच मैंने बता दिया, चाहे तल्ख लगे चाहे मीठा लगे, और नहीं है तो ना आप कर लें, आप ले आए किसी और को लाडले को और उससे ये मुल्क चलवा लें। आपने चलवा लिया, आप 2008 से लेके आज तक देख लें मुल्क किस किस लाडले से चलवाया और कैसा चला है। और दूसरी बात, जो एंटी स्टैब्लिशमेंट की बात की है इन्होंने, बात यह है कि बयानियां जो है ना, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाएं या ना बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह कि जब आप हुकूमत में आते हैं, आप अपनी स्पेस और अपनी जिम्मेदारी कितनी लेते हैं। मैं सियासी हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। अगर वो आके अपनी स्पेस नहीं लेती, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती परफॉर्म करना, और वो आउटसोर्स कर देती है इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ किरदारों को, जनरल फैज जैसे किरदारों को, क्या आओ भाई चलो तुम लोग ये मेरा काम भी कर दो, वो काम भी कर दो, फिर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहती। तो बयानिया हो या ना हो। तीसरी बात, बयानिया एंड वो क्या था, क्या लाडला इमरान खान भी था 2018 में, सॉरी 2018 में, हाँ 2018 में इमरान खान लाडला था। तो क्या इमरान खान जीत गया उस लाडला होने की वजह से? नहीं जीता, यकीन करें नहीं जीता। पंजाब में उनको अक्सरियत नहीं मिली, सिंध में नहीं मिली, बलूचिस्तान में नहीं मिली, कौमी असम्बली में उनकी जिस तरह अक्सरियत बनाई गई वो आपके भी सामने। प्री पोल रिगिंग हुई, पोल डे रिगिंग हुई, आरटीएस बिठा दिया गया, ठप्पे लगाए गए वर्दियों में, वर्दियां पहन के। उसके बाद पोस्ट पोल रिगिंग हुई, जहाज भर भर के लोटे उनको प्रोवाइड किए गए, तब जाके अक्सरियत हुई। तो इस मुल्क में सियासी जमातों के लिए, सियासी लीडर के लिए लाडला होना कोई फख्र का मायने नहीं है। और जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मीटिंग में एक में मैं गया तो उस वक्त मैं पैमरा में था, तो मेरे ऊपर बहुत तनकीद हो रही थी। उन्होंने मुझे ये नसीहत की कि इस प्रेशर से, इस क्रिटिसिज्म से घबरा ना जाना, ये होता रहता, अपने काम पे ध्यान रखो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, नवाज शरीफ जो है वो नर्व्स उसके इतने कमज़ोर नहीं हैं, वो काम पे ध्यान रखना जानता है, और उसके लिए ये उसके खिलाफ जो कुछ भी होता रहे, वो तो मैंने आपको बताया 4,500 प्रोग्राम पनामा पे हुए, डॉन लीग्स पे भी 4,500 प्रोग्राम हुए। एक दफ़ा उन्होंने मुझे नहीं कहा कि पैमरा उनको नोटिस भिजवाए किसी को। उनको इस चीज़ की परवाह नहीं, उन्हें परफॉर्म अगर करेंगे वो, और ये हकीकत भी है, जो सियासी जमात परफॉर्म करेगी, लोगों को डिलीवर करेगी, उनकी ज़िंदगी आसान करेगी, वो इस्टेब्लिशमेंट हो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरी बात, इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि उनके साथ खड़े होने पे लोगों को गाली क्यों पड़ती है। क्या इस्टेब्लिशमेंट ये पाकिस्तान की नहीं है, ये किसी और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को और जीएचक्यू को ये सोचना पड़ेगा कि मौजूदा चीफ्स के जाने के बाद क्या जुडिशरी और क्या जीएचक्यू दोबारा वही काम करेंगे जो पहले करते रहे हैं, या बेहतर करेंगे, अपने आप को परफॉर्म बेहतर करेंगे और इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। और बार बार सवाल पूछें कि हमारे के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई सियासी लीडर, कोई सहाफ़ी क्रेडिबल, कोई इस मुल्क का कामयाब अच्छा इंसान उनके साथ खड़े होने को तरजीह क्यों नहीं देता, उनसे अपना दामन बचाता क्यों है। ये चार्जशीट है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। आप लाडला कहती रहें, आप जितनी बार लाडला कहेंगी, किंग्स पार्टी कहेंगी, ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चार्जशीट है। और इसीलिए चलते बम की बात बता दूं, ज़हीरुल इस्लाम की टेप सुनाई जनरल राहील शरीफ को कि ये साजिश कर रहा है बंदा, उसको नहीं निकाला।
जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं मिली, इसलिए सारा झगड़ा हुआ, फिर भी नहीं निकाला। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के किस किस तरह के अलकाबात से नवाजते थे प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने किसी के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा, तो उन्होंने अपने पिछले दौर में कभी बम को लात नहीं मारी। बम खुद ही पिन निकाल के आ जाता है, तो वो क्या करें। प्रोग्राम में पैनल की राय आपने जानी है। आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।